नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज, रायपुर। आज हम डिस्कस करेंगे PLSQL के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट का। बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसे PLSQL एक्सेप्ट करता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो SQL था उसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, परंतु PLSQL जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज होने के कारण यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट को इसमें एक्सेप्ट किया गया है और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम PLSQL में बना सकते हैं। तो इस कंट्रोल स्टेटमेंट को PLSQL में मुख्यतः तीन भागों में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कंडीशनल सिलेक्शन स्टेटमेंट। कंडीशनल सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है वह है इफ और दूसरा है केस। दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है लूप, दूसरा फॉर लूप और तीसरा व्हाइल लूप। इसके पश्चात है एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट जो कि लूप जो होते हैं उसे टर्मिनेट करने के लिए जो उसका यूज़ किया जाता है। तो ये तीन कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि पहले कैसे होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ रन इन द डिफरेंट स्टेटमेंट विद द डिफरेंट डेटा वैल्यू। डिफरेंट स्टेटमेंट और डिफरेंट डेटा वैल्यू के लिए हम इफ और केस का यूज़ करते हैं, परंतु लूप में हम सेम स्टेटमेंट पर यूज़ करते हैं विद द डिफरेंट वैल्यू सीरीज। वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगा बट स्टेटमेंट सेम होते हैं। लेकिन कंडीशनल सेक्शन में जो होता है वह स्टेटमेंट भी डिफरेंट होता है और वैल्यू भी डिफरेंट होता है। इसके बाद ये जो एग्जिट स्टेटमेंट होता है उससे हम लूप को टर्मिनेट करते हैं। इसके पश्चात हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, तीसरा जो कैटेगरी है वो है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है गो टू के द्वारा हम एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में हम जंप कर सकते हैं। तो आज के इंटायर हमारे डिस्कशन में हम पूरे इन तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, उसके बाद सीक्वेंशियल में गो टू का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनती है PLSQL में? तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और दूसरा है सिलेक्शन स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत हमारे पास है इफ, जिसमें इफ के अलावा इफ देन एल्स होते हैं, सिंपल इफ। उसके बाद इफ देन एल्स, उसके बाद होता है इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इसका जनरल सिंटैक्स कैसे होता है? सबसे पहले लिखते हैं इफ कंडीशन, इफ के बाद हम लिखते हैं कंडीशन, देन उसके बाद स्टेटमेंट। सिंपल इफ में अगर यह इफ एल्स है तो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स, फिर से क्या रहेगा? स्टेटमेंट, उसके बाद एंड इफ। तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट देन इफ एंड इफ। ये जो दो है हमारे पास मुख्यतः यूज होते हैं कंट्रोल जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इफ और एल्स ही है जिसका हम डिस्कशन करते हैं। तो नाउ यहाँ पर हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे हम किसको? हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो हियर इज ए प्रोग्राम इन द PLSQL, चेक द इंटर नंबर इज इवन और ऑड। हमें चेक करना है कि नंबर जो है इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सेट सर्वर आउटपुट ऑन। सर्वर का आउटपुट हम ऑन करते हैं। देन पहला हमारा जो सेक्शन होता है PLSQL का होता है डिक्लेरेटिव सेक्शन, जहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल का नाम है n, जिसकी वैल्यू हम रन टाइम पर लेंगे। यहाँ पर एम्परसेंड का साइन सिंबल के दिस आता है कि वैल्यू को हम रन टाइम पर लेंगे। बिगिन स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन लगाया इफ मॉड एन 2, मॉड के बाद n, उसके बाद 2। इसका मतलब ये है जो वेरिएबल हमारा इनपुट के रूप में आएगा उस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस जो आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 0 के अगर इक्विवेलेंट है देन आउटपुट हमें मिलेगा नंबर इज इवन, अदरवाइज हमें मिलेगा नंबर इज ऑड नंबर। तो सबसे हमारा मेन जो कंडीशन है वो है इनपुट किया गया नंबर को हमें 2 से
डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस रिमाइंडर, मॉड रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल को। किसी भी संख्या को जो इनपुट किया जाएगा उस संख्या को 2 से भाग देने के बाद उसका जो शेषफल है अगर वह 0 के बराबर आता है तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। तो मेन जो कंडीशन हुआ इफ, ये जो प्रोग्राम है सिंपल इफ का एक प्रोग्राम था जहां पर हमने वैल्यू एंटर किया 55 और शो हुआ 55 इज एन ऑड नंबर। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम इफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हियर एग्जांपल, राइट ए PLSQL प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटर नंबर अमंग द 2 नंबर, 2 नंबरों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो पहला हमारा SQL पर हमने डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन में सबसे पहले हमने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल बी डिक्लेयर किया। अब उसके बाद हमने कंडीशन लगाया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए इज ग्रेटर, द ग्रेटर नंबर इज ए। एल्स पार्ट में इस इफ के अगर मान लीजिए ये कंडीशन सत्य नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर से कंडीशन हमने क्या दिया, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इज बी। अगर वो भी सही नहीं है स्टेटमेंट तो हम फिर से एल्स स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा द नंबर आर इक्वल, यानी कि यहां पर हमने 3 कंडीशन देखा। पहला 2 नंबर लिए, 2 नंबर के बाद सबसे पहले चेक किए क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो ए ग्रेटर होगा, नहीं है तो इसमें फिर से हमने चेक किया क्या बी ए से बड़ा है, अगर मान लो जाए बी बड़ा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। फिर भी अगर बी भी ए से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो भी कंडीशन। और आपको मालूम है फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। देन आफ्टर हमारे पास वैल्यू हमने इंटर किया, इंटर वैल्यू ऑफ ए 10, इंटर वैल्यू ऑफ बी 20 और हमें प्राप्त हुआ ग्रेटर नंबर इज 20। तो हमने देखा सिंपल जो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत सबसे पहले कंडीशनल देखा, कंडीशनल में इफ को देखिए। अब नेक्स्ट हम कंडीशनल स्टेटमेंट में हम देखते हैं कौन सा, केस स्टेटमेंट। जैसे सी या अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस जो पाया जाता है बिल्कुल उसी की तरह होता है। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस वाले जो हमारे पास सिलेक्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस की कंडीशन में केस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, केस के साथ सेलेक्टर, यहाँ पर केस के साथ सेलेक्ट करेंगे। देन व्हेन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सप्रेशन 1 देन स्टेटमेंट, व्हेन एक्सप्रेशन 2 देन स्टेटमेंट, एल्स ऐसे करके स्टेटमेंट एंड अप टू तक चलेगा। सिंटेक्स देखिए है, व्हेन सर्च कंडीशन अगर हमारे है तो उसे हम क्या करेंगे, केस उसको सर्च करेंगे, देन जो भी उसके एप्रोप्रिएट आएगा। सपोज दैट स्टेटमेंट 1 है, अगर कंडीशन फर्स्ट आ जाता है तो स्टेटमेंट 1, अगर मान लो जाए केस सेलेक्ट होता है सेकंड तो स्टेटमेंट 2। इस प्रकार से जो एप्रोप्रिएट सेलेक्ट किया जाएगा उसके आधार पर यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यह बिल्कुल स्विच केस की तरह सिमिलर ही होता है, सिंपल की। यहाँ पर एक प्रोग्राम लेते हैं जहाँ पर इसका यूज करके देखते हैं। यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट का ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया ग्रेड लिया। अब ग्रेड के बाद हमें ग्रेड को इनपुट करा रहे हैं वैल्यू ए का, और उसके बाद बिगिन केस ग्रेड, हमारा केस जो है वो किसका नाम क्या है, ग्रेड। अब व्हेन ए का, देन अगर मान लो जाए व्हेन ए, देन हमने कंडीशन दिया व्हेन ए, देन डीबीएमएस के आउटपुट लाइन के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर ए है तो क्या आ जाएगा, एक्सीलेंट। व्हेन बी तो क्या आ जाएगा, वेरी गुड। अगर व्हेन सी है तो क्या आ जाएगा, वेल डन। अगर डी है तो क्या आ जाएगा, यू आर पास, और एफ है तो बेटर ट्राई अगेन, और कुछ नहीं है तो नो सच रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम में हमने देखा कि ग्रेडिंग सिस्टम दिखाया कि अगर ग्रेड ए इनपुट अगर ए आता है तो एक्सीलेंट आएगा, बी है तो वेरी गुड, सी है तो वेल डन, डी है तो यू पास, ई है तो बेटर ट्राई अगेन, और कुछ भी नहीं है तो नो सच ग्रेड। इस प्रकार के मैसेज आएगा। तो इंटर वैल्यू, सपोज दैट हमने वैल्यू इंटर किया ए, जब ए इंटर किया तो हमारे पास क्या आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा,
सबसे पहले आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, एक्सीलेंट। आउटपुट के रूप में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एक्सीलेंट। अगर हम बी इंटर करते तो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता वेरी गुड। तो यहाँ पर जो स्विच केस जो होता है वो चॉइस पर होता है, चॉइस के आधार पर इसे लिया जाता है। अब इसी प्रकार केस की तरह होता है सेलेक्ट। पहला केस स्टेटमेंट होता है, दूसरा होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यूजिंग द एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल में जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो उपयोग करते हैं उसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो होती है जो केस स्टेटमेंट तक खत्म हो जाती है, परंतु उसके बावजूद हमें वाइड रेंज पर डेटा को रिट्रीव करना है जो कि मैचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी केस स्टेटमेंट मैचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग का है, उसी प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट, देन सेलेक्ट लिस्ट। किसे सेलेक्ट करना है, इनटू वेरिएबल फ्रॉम टेबल लिस्ट, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग क्लास, ऑर्डर बाय। जो इसमें यूज होगा, वेयर हो, ग्रुप हो, हैविंग हो, ऑर्डर बाय हो, उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं सेलेक्ट केस को। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने लिया कस्टमर नेम, कस्टमर टाइप। बिगिन के अंदर हमने डाला सेलेक्ट नेम इनटू कस्टमर नेम। हमें किसे सेलेक्ट करना है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है कौन से टेबल से, कस्टमर टेबल से। तो सेलेक्ट नेम इनटू कस्टमर, कस्टमर अंडरस्कोर नेम जो हमने लिया है उसे हम ले रहे हैं फ्रॉम कस्टमर, कौन सी टेबल से, कस्टमर टेबल से। वेयर द कस्टमर आईडी इक्वल टू 100। हमें उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, या सॉरी हमें उस कस्टमर को सेलेक्ट करना है जिसकी कस्टमर आईडी 100 है। तो उसे हम सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम देखा और हमें क्या प्राप्त हुआ, स्टेटमेंट। जो कस्टमर, सपोज दैट कस्टमर 100, जिस कस्टमर का आईडी 100 था उसका नाम प्रेम था, तो आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ हमें, प्रेम। नेक्स्ट हमारा है लूपिंग। हमने अभी देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनके बारे में बात किया था। कंडीशनल जो स्टेटमेंट था वो डिफरेंट स्टेटमेंट पर यूज होते हैं, परंतु लूपिंग स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट पर अगेन एंड अगेन, अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है अगेन तब की कंडीशन में हम लूप का उपयोग करते हैं। यानी कि सेम स्टेटमेंट को डिफरेंट वैल्यू के लिए अगेन एंड अगेन हमें एग्जीक्यूट करना है, देन हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का। तो लूपिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला है लूप। लूप के लिए सिंटैक्स कैसा रहेगा, लूप देन सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद लूप की एंडिंग। फॉर एग्जांपल लूप का एक एग्जांपल देखते हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर हम एक नंबर लिए हैं x, जिसकी वैल्यू हमने दिया है 10। हम बिगिन कर रहे हैं लूप और आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, हमारा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर हमने क्या शो कर दिया, 10 को शो कर दिया। दैट मीन्स x को शो कर दिया, तो x की वैल्यू कितना, 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब इसी को हम लूप में डाले हैं। अब लूप में कैसी चल रही है, x इक्वल टू x प्लस 10। x की जो वैल्यू है उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम कंडीशन दे रहे हैं। यह स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट की परिभाषा होती है कि लूप के अंदर की स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है। हमारा कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक कि वैल्यू हमारा क्या है, इज लेस देन 50। जैसी वो वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कहाँ तक चलेगा, तो लूप को टर्मिनेट करने से पहले वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, सबसे पहले 10 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, प्लस 10 हुआ तो कितना हो गया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अगली बार आया तो क्या 50 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो स्टेटमेंट आगे नहीं जाएगा, यानी कि आफ्टर जो 60 है उससे पहले वो एग्जिट हो जाएगा। हमारा आउटपुट के रूप में कितना आ जाएगा, 10 to 50। यूज एग्जिट व्हेन स्टेटमेंट, हम एग्जिट व्हेन स्टेटमेंट के द्वारा भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने क्या किया, देन के बाद में एंड इफ का यूज करके, एंड लूप का यूज करके, एंड स्टेटमेंट का उपयोग करके हमने इसको
एग्जीक्यूट किया। इसके जगह हम यूज कर सकते हैं एग्जिट व्हेन स्टेटमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। द सेम प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं एग्जिट व्हेन, जहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था x इक्वल टू एक्स प्लस 10, उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे एग्जिट व्हेन इफ x इज ग्रेटर देन 50। तब तक चलता रहेगा जब x उससे 50 से बड़ा। अब इस कंडीशन पर जब ये जो वैल्यू जो है आती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चलती जाएगी। व्हेन जैसे ये कंडीशन बड़ा हो गया, x 50 से जैसे ही बड़ा हो गया, यहाँ पर लूप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा एंड लूप, और वैल्यू आपका मिलेगा। तो ये अभी जो हमने देखा वो कौन सा था, हमारा लूप, सामान्य लूप के अंतर्गत लूप, और लूप के में देखा हमने एग्जिट व्हेन। अब हम देखते हैं फॉर लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप का यूज़ हम करते हैं जिसमें हम लोअर और अपर बाउंड दो हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक। फॉर लूप जो होता है वो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि फॉर लूप भी लूप ही है जिसमें वैल्यू अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक, जब तक कि वह कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड होना बंद हो जाएगा, लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो कंडीशन के आधार पर ही लूप स्टेटमेंट अगेन अगेन एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन इसके लिए हम अपर और लोअर बाउंड देते हैं, यानी कि हमारी लूपिंग स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। तो फॉर देन इंडेक्स, उसके बाद लिखते हैं हम पहले लोअर, उसके बाद दो डॉट के बाद में लिखते हैं हम अपर बाउंड, फिर लूप के अंदर स्टेटमेंट, फिर लूप को एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं फॉर लूप का। बिगिन के अंदर हमने लिखा फॉर, हमारा वेरिएबल का नाम है काउंटर अंडरस्कोर 1 इन 1 to 5, यानी कि हम काउंटर 1 की वैल्यू जो है उसको कितने बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं भाई, 1 to 5। तो DBMS आउटपुट के अंदर, आउटपुट लाइन के अंदर जब काउंटर 1 को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो काउंटर 1 की सपोज दैट इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। काउंटर 1 की इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दिया, तो वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, 5 तक, क्योंकि हमने उसको कितने बार एग्जीक्यूट होने दिया है, 1 to 5। नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप। जिस प्रकार से जो काम लूप करता है वही काम फॉर लूप करता है, सेम थिंग व्हाइल लूप भी करती है। बट लूप वाली कंडीशन में हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं था, फॉर लूप के कंडीशन में अपर बाउंड और लोअर बाउंड था। लेकिन व्हाइल लूप का यूज हम कब करते हैं, व्हाइल लूप स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड ए टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन इफ द कंडीशन इज ट्रू। वो ये भी बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। परंतु ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होने से पहले इसकी जो व्हाइल की कंडीशन जो होती है वह रहेगी, इसका सिंटेक्स इस प्रकार से रहेगा, व्हाइल कंडीशन लूप सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट देन एंड लूप। यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं व्हाइल लूप के लिए। डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल a जिसकी वैल्यू हमने लिया 10, जिसकी डेटा टाइप कौन सा है, नंबर। व्हाइल a इज लेस देन 20, हमने कंडीशन दे दिया व्हाइल a इज 20। अगर a 20 से लेस देन है देन लूप वैल्यू क्या होती जाएगी भाई, DBMS के अंदर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पोर्ट अंडरस्कोर लाइन जो आउटपुट को दर्शाता है, यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ a को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, a इक्वल टू a प्लस 1। तो a की वैल्यू कितना था, 10, हर बार a की वैल्यू कितना हो रहा है, प्लस 1। तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, 10 से लेकर 11, 12, 30 अप टू कहाँ तक, 20 तक। जैसे 21 हुआ कंडीशन फॉल्स, 21 इज नॉट लेस देन ऑफ 20, देन हमारा लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी आंसर कहाँ जाएगा, 10 से लेकर 19 तक। नेक्स्ट गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम तब उपयोग में लाया जाता है, गो टू स्टेटमेंट को एक जंपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जब हमें प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जंप करना होता है तब हम गो टू प्रोग्राम का गो टू लेबल का उपयोग करते हैं। गो टू के लिए एक लेबल बनाने की आवश्यकता होती है और उस लेबल पर हम उस प्रोग्राम के उस हिस्से तक हम जंप करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, गो टू लेबल देन लेबल स्टेटमेंट। यहाँ पर लेबल हम क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक नंबर लिया, हमने एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू है 10 बिगिन। यहाँ पर हमने बना दिया लेबल, लेबल का नाम क्या है हमारा, लूप स्टार्ट।
गो टू स्टेटमेंट वहीं पर जंप करेगा जहां पर लेबल क्रिएटेड है। तो लेबल हमारा नाम क्या है, लूप स्टार्ट। वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 20 लूप, आउटपुट हमारा चलेगा। और हम क्या लिख रहे हैं, इफ हमारा जो ए की वैल्यू ऐड होते जाएगा, 1 1 1 ऐड होते जाएगा उसमें, जैसे कि 10 है तो 11 12 13 14, जैसे ही 15 तक पहुंचा, इफ ए इक्वल टू 15 देन ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि जैसे ही वो 15 तक पहुंचा, वो कहां तक पहुंच गया, फिर से क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 होना स्टार्ट हो जाएगा और गो टू कहां पर चला जाएगा, लूप के स्टार्ट पर। कहां पर पहुंच गया ये, लूप के स्टार्ट पर। तो हमने यहां पर लेबल बनाया था, लेबल का नाम था लूप स्टार्ट, और वहीं पर गो टू लेबल स्टार्ट तक भेज रहे हैं। कंडीशन कहां तक लगा रहे हैं, ए इक्वल टू 15। जैसे ही 15 की वैल्यू आई, वो वापस कहां पर चला गया, लूप स्टार्ट पर चला गया। तो जैसे ही वो कहां तक गया, 10 तक गया, 15 तक आया, 15 स्कीप हो गया, 15 स्कीप होने के बाद वापस चला गया, और वैल्यू 15 होने के बाद 16 17 18 19 एग्जीक्यूट हुआ। तो इस प्रकार से आज की पूरी हमने जो हमारा टॉपिक था आज का डिस्कशन का, वो था कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट विभिन्न प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहले हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में देखा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें स्विच, केस और सेलेक्ट देखा। दूसरा था हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में हमने देखा लूप, फॉर लूप और वाइल लूप। उसके बाद हमने देखा सिक्वेंशियल में गो टू स्टेटमेंट को। थैंक यू।